हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जेडे एकेडमी डिस्कस करने वाली है, मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों से अकाउंटेंसी के एमसीक्यूज, जो कि बीबीए और बीकॉम एंट्रेंस में आपको हेल्प करने वाले हैं। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीकॉम एंट्रेंस में जो है वो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स 25 मार्क्स कवर कर रही है, जिसमें अकाउंटेंसी एक मेजर रोल प्ले करेगी, उसके बाद इकोनॉमिक्स और बीएसटी करेगी रोल प्ले। तो आज हम लोग कुछ एमसीक्यूज टॉपिक वाइज देखेंगे कि जो टॉपिक हमारे सिलेबस में है उस टॉपिक से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चंस कितने बन सकते हैं। तो पर टॉपिक क्वेश्चंस अलोंग विद आंसर्स एंड जस्टिफिकेशन मैं लेकर आया हूं आप लोगों के सामने। तो एक एक करके एनालाइज करेंगे टॉपिक वाइज क्या है, और देखते हैं कि कितने टॉपिक्स को हम लोग एनालाइज कर पाते हैं, और ये क्लास इफेक्टिवली कितने मिनट्स की होनी चाहिए ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट इस पे बने। खैर, मैंने अपनी तरफ से डिसाइड नहीं करा है कि ये मैं 1 घंटे की क्लास लूंगा या आधे घंटे की क्लास लूंगा या 1.5 घंटे की क्लास लूंगा या 2 घंटे की क्लास लूंगा। 50 मिनट की भी हो सकती है, 1.5 घंटे की भी हो सकती है। लेट्स मूव, देखते हैं क्या करना है। तो द फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस for BBA and BCom is in accountancy, meaning and scope of accounting. मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का मतलब और स्कोप क्या है, बेसिकली क्या है। जो आपकी जो 11th क्लास की अकाउंटेंसी है वो आ रही है बीकॉम एंट्रेंस में, उसके जो टॉपिक्स है वो कवर करे गए हैं आपकी बीकॉम और बीबीए एंट्रेंस में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सिलेबस हैज बीन चेंज्ड, और दे फोकस्ड, बेसिकली एएमयू फोकस्ड ऑन 11th class. Previously it was totally based on the 12th class accountancy, but from this year, from this session, they are focusing on, and they have designed the syllabus in such a way that everyone must aware about the 11th class accountancy. So the first chapter is meaning and scope of accounting. So let's start from the first question. Who gave the definition of accounting is an art of recording, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द ट्रांजैक्शन? कौन सी बॉडी ने इस डेफिनेशन को दिया है, प्रोनाउंस किया है? द करेक्ट आंसर इज सी, विच इज AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। अब यहां पर आपको एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मिल गए। क्या? एक तो आपको ये मिल गया कि ये वाली डेफिनेशन किस अथॉरिटी ने या किस इंस्टीट्यूट ने दी है, तो हमको ये पता चल गया था इंस्टीट्यूट AICPA, एंड द फुल फॉर्म ऑफ AICPA इज अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। मतलब अगर आपको AICPA की भी फुल फॉर्म पूछी जाए तो वो आंसर आपका यहां से कवर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को 2 आंसर्स या 2 क्वेश्चन मिल गए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, that accounting is often called, मतलब कभी कभी वो क्या कहलाता है? often called language. Basically it is not a pure science, ये pure science नहीं है, it is not a technology, it is not a mathematics, but it is a language of business. It is a language of business. मतलब basically accountants, chartered accountants, company secretaries, they talk in terms of accounts because every subject has its own terminology. मतलब ये कि हर सब्जेक्ट की अपनी कुछ टर्मिनोलॉजी होती है या टर्मिनोलॉजीज होती हैं। जैसे कि हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में हम जोड़ को कहते हैं टोटल, बट इन अकाउंटेंसी but in economics it is termed as aggregate. जैसे हम अपनी नॉर्मल लाइफ में एसी को, बाइक को या फ्रिज को चीजें कह देते हैं, थिंग्स कह देते हैं, बट इन बिजनेस इट इज कॉल्ड एसेट्स। तो बेसिकली इट इज हैविंग अ डिफरेंट लैंग्वेज, सो अकाउंटेंसी इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। Now third question is which step in the accounting process comes first? कौन सा स्टेप अकाउंटिंग की डेफिनेशन में पहले आता है? तो इट इज कॉल्ड, द फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाइंग, द फर्स्ट स्टेप इज
आइडेंटिफाइंग द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, मतलब हमें उन ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना है जो हमें, जिसकी वैल्यू मनी की फॉर्म में हो, और उसी को ही आइडेंटिफाई करके लिखना है जिसको हम मनी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो या हो चुका हो. सो द आंसर इज ए. द फर्स्ट वन इज टू आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन. नाउ द कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is not a step in the accounting process? Accounting is an art of classifying, summarizing. ये पूरी डेफिनेशन है हमारे पास, तो इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो उस डेफिनेशन में नहीं फॉल करती है? सो द करेक्ट आंसर इज सी, विच इज एडवर्टाइजिंग. बिकॉज हम मेजर करते हैं किसको? ट्रांजेक्शन्स को. किसमें? मनी की फॉर्म में. हम रिकॉर्ड करते हैं, हम इंटरप्रेट करते हैं अपने रिजल्ट्स अपने यूजर्स को, बट हम अपनी अकाउंटिंग को एडवर्टाइज नहीं करते. तो एडवर्टाइजिंग डज नॉट कम्स अंडर दी डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग. तो हमको ये समझ में आ रहा है इससे एक चीज से कि एडवर्टाइजिंग अगर नहीं आती है तो दीगर तीन चीजें आती है. मेजरिंग आता है, रिकॉर्डिंग आता है और इंटरप्रेटिंग आता है. इसलिए लिखा भी हुआ है एडवर्टाइजिंग इज नॉट अ स्टेप इन अकाउंटिंग, बट स्टेप्स क्या है? आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग. जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को दैट these questions helps you by giving the answers of the correct but also the reasons behind it, कि क्या रीजन है सही होने का और क्या रीजन है गलत होने का. तो अब आप लोग अगर ये सवाल देखें तो आपको यहां से डेफिनेशन भी साफ साफ समझ में आ रही है और मिल रही है. आपको नोट्स पढ़ने की जरूरत अकाउंटिंग की डेफिनेशन में नहीं पड़ने वाली है अगर आप लोग ये सवाल को देख लें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बुक कीपिंग इज प्राइमरीली व्हाट? बुक कीपिंग क्या है प्राइमरीली? तो आंसर इज बुक कीपिंग इज अ मैकेनिकल एंड क्लरिकल वर्क. बुक कीपिंग क्या है? जस्ट टू कीप द रिकॉर्ड्स. तो सिंपल सी बात हो गई. तो क्या है? मैकेनिकल एंड क्लरिकल एंड नेचर. नेचर पूछ रहा है किस नेचर का काम होता है बुक कीपिंग. सो नेचर क्या है इसका? मैकेनिकल एंड क्लरिकल नेचर. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट 6th क्वेश्चन. क्या है? अकाउंटिंग बिल्ड्स अपॉन एंड एक्सटेंड. अकाउंटिंग बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स. तो क्या है बुक कीपिंग? द आंसर इज सी, अकाउंटिंग बिल्ड्स अपॉन एंड एक्सटेंड. मतलब क्या कह रहा है? बिल्ड्स अपॉन. बिल्ड्स अपॉन का क्या मतलब हो गया यहां पर? बिल्ड्स अपॉन का मतलब हो गया कि किस चीज पर अकाउंटिंग खड़ी है आपकी, किस चीज पर खड़ी है. जैसे घर बनाना है तो जमीन शुड बी द बेस, लैंड शुड बी द बेस. सेम गोज विद द अकाउंटेंसी कि अगर आपको अकाउंटिंग करनी है तो बुक कीपिंग क्रिएट्स द बेस फॉर द accounting. So the answer is bookkeeping. Now next, the person who maintains day-to-day records of transactions is called bookkeeper. वो बंदा जो डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है उसको बुक कीपर भी कहते हैं और उसको हम अकाउंटेंट भी कह सकते हैं. सिंपल अकाउंटेंट. सिंपल अकाउंटेंट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड, बट नॉट कॉस्ट अकाउंटेंट, नॉट ऑडिटर, नॉट चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट यस bookkeeper or accountant, both can be correct. Now coming to the next question. Which branch of accounting helps management in planning and controlling decision? कौन सी ऐसी ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है जो कि आपको प्लानिंग और कंट्रोलिंग करने में हेल्प करती है? नाउ अब आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वो जानते हैं कि प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग इज एन इंटरनल पार्ट और द इंटरनल वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. बेसिकली मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी प्लेज द रोल इन प्लानिंग एज वेल एज कंट्रोलिंग. तो यू कैन रिलेट दीज टू वर्ड विद द मैनेजमेंट, क्योंकि आप सब लोगों ने बिजनेस स्टडीज पढ़ी है और बिजनेस स्टडीज में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, बिजनेस स्टडीज में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, these are the 6 or 7 methods through which they control business. So management accounting is an internal part of a company which helps in planning and controlling. Now next, cost accounting is primarily useful for internal management to ascertain and control cost. अब वर्ड क्या लग गया? कॉस्ट अकाउंटिंग. कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है बेटा? कॉस्ट. आप सब लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है. इकोनॉमिक्स में क्या मतलब है? अगर आप लोगों ने 8 रुपए का पेन बनाया
और उसको 10 रुपए का बेचा, तो ये तो हो गई प्राइस, ये हो गई कॉस्ट, और 2 रुपए हो गया प्रॉफिट। बिल्कुल सिंपल भाषा में बताया गया आपको। तो हाउ टू कंट्रोल कॉस्ट मींस व्हाट, हाउ यू कैन कर्व द कॉस्ट, कैसे कॉस्ट को कट करना है, कितनी कॉस्ट आ रही है, उसकी अकाउंटिंग बिल्कुल अलग होती है। तो उसको क्या कहते हैं हम, कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। सो इट इज ऑल्सो अगेन एन इंटरनल मैनेजमेंट टू असर्टेन, असर्टेन मतलब देखना, चेक करना और कंट्रोल करना कॉस्ट को। सो कॉस्ट अकाउंटिंग इज व्हाट, द करेक्ट आंसर इज बी, इंटरनल मैनेजमेंट टू असर्टेन एंड कंट्रोल कॉस्ट। हियर इज द जस्टिफिकेशन रिटन, कॉस्ट अकाउंटिंग असर्टेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड हेल्प मैनेजमेंट टू कंट्रोल कॉस्ट, कॉस्ट को कंट्रोल में रखना। तो द आंसर इज बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, which branch of accounting involves independent examination of financial statement? कौन सी ऐसी चीज है जो कि एग्जामिनेशन करती है? एग्जामिनेशन मतलब चेकिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, चेकिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा 11th और 12th क्लास तक कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करने वाला ऑडिटर होता है, या बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। तो यस, द आंसर इज ऑडिटिंग, द आंसर इज ऑडिटिंग। व्हाई? बिकॉज ऑडिटर इज एन अथॉरिटी हु चेक्स द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड मार्क इट एज कि ये सही है या गलत है। तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम ऑडिटिंग। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम बेटा? उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑडिटिंग। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना, जैसे आप लोगों की एग्जामिनेशंस में कॉपीज चेक होती है, टीचर चेक करता है आपका, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी चेक करी जाती है, तो वो ऑडिटर होता है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर होल्डर यूज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू डिसाइड। नाउ दिस इज अ जनरल क्वेश्चन, और दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर प्रिवेलिंग दीज डेज अमंग यंगस्टर्स। जवान लोगों में शेयर्स, क्रिप्टो और सिप, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट, ये बहुत कॉमन हो चुका है। तो शेयर होल्डर को, व्हाई शेयर होल्डर यूजेस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, मतलब इफ यू आर देयर, अगर मैं हूं और मुझे सपोज करो किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने, तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मुझे क्या हेल्प करेगी और क्यों हेल्प करेगी, कैसे हेल्प करेगी? शेयर्स को खरीदने में, वेदर टू बाय, होल्ड और सेल। मतलब मैं देखूंगा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में, सपोज करो मुझे रिलायंस के शेयर्स लेने हैं, टाटा के लेने, एमआरएफ के लेने, हिंडाल्को के लेने, तमाम तरीके की कंपनीज है, मारुति है, तमाम तरीके कंपनी। अब अगर मैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देखूंगा तो देखूंगा कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कितनी इनकम्स है, कितनी एक्सपेंसेस है। तो सब चीज को देखकर एक पैरामीटर ये भी होगा, ताकि क्या मैं शेयर खरीदूं, क्या मैं बेचूं या उसे रखूं। तो क्यों अब शेयर होल्डर की जरूरत पड़ती है? बिकॉज द शेयर होल्डर ईदर वांट्स टू बाय और होल्ड और सेल। सो द करेक्ट आंसर इज बी। Now coming to the next one, which external user assess credit worthiness before giving loans? What do we mean by the word credit worthiness? Worthiness कहते हैं बेसिकली वैल्यू को, वर्दीनेस कहते हैं बेसिकली औकात को, वर्दीनेस कहते हैं बेसिकली लेवल को। क्रेडिट वर्दीनेस किसे कहते हैं? कि क्या कंपनी के अंदर दम है कि वो लोन लेके लोन चुका सके, क्रेडिट लेकर क्रेडिट चुका सकने वाले दम को कहते हैं हम क्रेडिट वर्दीनेस। तो विच एक्सटर्नल यूजर, कंपनी के पास दो तरीके के यूजर होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो कौन सा ऐसा यूजर है इसमें से कि जो कि क्रेडिट वर्दीनेस चेक करेगा? तो क्या एम्प्लॉय है? नो, एम्प्लॉय को मतलब है सैलरी से, गवर्नमेंट को मतलब होता है टैक्सेस से, बैंक्स एंड क्रेडिटर्स, कस्टमर को मतलब होता है प्रोडक्ट से। तो बैंक्स एंड क्रेडिटर्स, ये दोनों चीजें मैंने एक साथ यहाँ पे इसलिए लिखी बिकॉज क्रेडिटर्स सप्लाइज गुड्स ऑन क्रेडिट एंड बैंक गिव्स लोन्स एंड एडवांसेस। तो ये दोनों जब ही लोन दे पाएंगे, जब ही गुड सप्लाई कर पाएंगे, जब कंपनी के अंदर क्रेडिट वर्दीनेस होगी। सो द करेक्ट आंसर इज सी। Which of the following is an advantage of accounting? कौन सा ऐसा इसमें से ऑप्शन है जो अकाउंटिंग का एडवांटेज है? एडवांटेजेस आप लोगों ने पढ़े होंगे अकाउंटिंग के, इसमें से कौन सा है? तो द करेक्ट आंसर इज सी। आई विल टेल यू हाउ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज, मतलब अकाउंटिंग का फायदा कौन दे रहा है इन चारों में से?
इट रिकॉर्ड्स नॉन मॉनिटरी इवेंट्स, नो ये तो बिल्कुल ही गलत है, हमें मॉनिटरी इवेंट्स को रिकॉर्ड करना होता है। इट एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन, नो इट इज टोटली रॉन्ग, इन्फ्लेशन का कोई ताल्लुक नहीं है। बुक्स ऑफ अकाउंट सर्व एज ए लीगल एविडेंस इन कोर्ट, आगे देखते हैं। इट शोज करंट मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट, नो, सो द आंसर इज बुक्स ऑफ अकाउंट सर्व एज ए लीगल एविडेंस इन कोर्ट। मतलब कल को अगर आपको कोई मुकदमा डाले, कल को आपको किसी से कॉन्फ्लिक्ट हो, तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रेजेंट करें कि देखिए साहब ये हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है और ये सारी चेक्ड है ऑडिटर के थ्रू, तो यू कैन फाइट द केस इन द कोर्ट, आप कोर्ट में वो लीगल एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। सो द आंसर इज सी। द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, कौन सी ऐसी चीज है जिसमें एडवांटेज नहीं है अकाउंटिंग का। इट हेल्प्स डिटरमाइन प्रॉफिट लॉस, ये एडवांटेज है हमारे पास, तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि ये एडवांटेज है, हमें इसमें देखना है कि कौन सा एडवांटेज नहीं है। प्रोवाइड्स परमानेंट रिकॉर्ड, क्या ये एडवांटेज है, हाँ ये हमारे पास एडवांटेज है, तो इसका भी आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें इसमें क्या बाहर करना है, हमें इसमें ऑड वन बाहर करना है, मतलब वो चीज जो सही नहीं है। इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, हाँ ये हेल्प करता है, तो ये आंसर भी एलिमिनेट हो गया, तो अल्टीमेटली डी बचा, एडजस्ट ऑटोमेटिकली फ्रॉम प्राइस, ये एडवांटेज हमारा नहीं है, तो आंसर इज डी। आई होप दिस इज क्लियर। Which of the following is a limitation of accounting? Limitation. So the answer is, let's see, it enables comparison, ठीक है ये भी नहीं होगा। It satisfied legal requirement, ये भी limitation नहीं है। It is based on historical cost, not current value, हाँ ये limitation है। It provides systematic record, बेसिकली क्या है, ये फायदा है, ये आंसर नहीं होगा, ये फायदा है, ये भी आंसर नहीं होगा, ये फायदा है, ये भी आंसर नहीं होगा। बट यस इट इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट नॉट करंट, ये एक लिमिटेशन होती है अकाउंटेंसी की, आप हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पर ही चलते हो अकाउंट्स के अंदर कि 100 साल पहले मेरी जमीन की वैल्यू क्या थी वो भी लिखी हुई होगी और 2026 में क्या है वो भी लिखी हुई होगी, तो दिस इज अ लिमिटेशन। बट ये होता है, ये प्रिंसिपल है, ये रूल है। सो द आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 16, एम्प्लॉय मोरल एंड कस्टमर लॉयल्टी। अब दो चीजें आ गई, एम्प्लॉय मोरल एंड कस्टमर लॉयल्टी आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, व्हाई, बिकॉज ऑफ, सो द आंसर इज सी। अब मैं बताता हूं कैसे। वी हैव स्टडीड, हमने पढ़ा है और हम पढ़ेंगे और हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट कि हम क्या करते हैं कि हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं या उन्हीं इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं जिसकी वैल्यू मनी की फॉर्म में होती है, ठीक है साहब। एम्प्लॉय मोरल क्या है, एम्प्लॉय मोरल है एम्प्लॉय का मोरल, एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉय का डेडिकेशन टुवर्ड्स द कंपनी। कस्टमर की लॉयल्टी मतलब अगर मैं सैमसंग के मोबाइल फोन का यूजर हूं तो मैं जिंदगी भर सैमसंग के मोबाइल को यूज करूंगा, उसे कहते हैं लॉयल्टी, वफादारी। तो हम इन दोनों चीजों को आर नॉट रिकॉर्डेड, हम इन दोनों चीजों को रिकॉर्ड नहीं कर सकते इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, व्हाई, बिकॉज वी कैन नॉट मेजर इट इन टर्म्स ऑफ मनी, हम इसको मनी की फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो ये चीज हमें कौन बताता है, मतलब कि मनी की फॉर्म में जो चीज रिकॉर्ड होगी वही रिकॉर्ड करी जाएगी, मगर ये दो चीजें ऐसी हैं जो मनी की फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं हो सकती, तो वो कॉन्सेप्ट हमें बताता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है द ट्रांजैक्शंस और एन इवेंट व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी कैन ओनली बी रिकॉर्डेड। तो एम्प्लॉय मोरल, आप एम्प्लॉय का मोरल देख सकते हो कि भाई ये बड़ा डेडिकेटेडली काम करता है, बट रिकॉर्ड क्या करोगे, सैलरी, डेडिकेशन रिकॉर्ड नहीं होगा। कस्टमर लॉयल्टी, वो आपको पता है कि एक बंदा है आपके पास से रोज बर्गर लेकर जाता है, तो आप उसकी लॉयल्टी नहीं लिखोगे, आप सेल्स लिखोगे, पैसे लिखोगे। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, तो हम उन्हीं चीज को रिकॉर्ड करते हैं जिनकी वैल्यू मनी की फॉर्म में होती है। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट यूजेस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्राइमरीली फॉर ओनली एंड ओनली फॉर द टैक्स लायबिलिटी टू वेरीफाई, तो सो द आंसर इज असेसिंग टैक्स, एंश्योरिंग कंप्लायंस विद द लॉज, मतलब टैक्स दे रहा है नहीं दे रहा है, और जो लॉज जिस चीज पर उसकी कंपनी टिकी है क्या वो वही काम कर रहा है या कुछ और काम कर रहा है। मतलब दवा की कंपनी है तो क्या वो ड्रग्स तो नहीं बेच रहा कहीं,
बात ये है। तो कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट क्यों चाहती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? फॉर द सेक ऑफ टैक्स एंड फॉर द कंप्लायंस। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 18। Financial accounting is mainly concerned with internal cost control. No, ये cost accounting का part है. Recording transactions and preparing statement for external users, ये correct answer है. Setting product prices, no, ये marketing department का काम है. Internal budgeting, ये budgeting, ये cost and management accounting का part है. तो हम financial accounting क्यों बनाते हैं? Why? Because recording of transactions and preparing statement for external users. तो यहां पर हमारा सवाल आकर पूरा होता है. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बुक कीपिंग इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट बुक कीपिंग को लेकर करेक्ट है? इट इंक्लूड्स एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. नो, ये कब होगा? जब हम सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना लेंगे तब होगा. इट रिक्वायर्स प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट. नो. इट इज द फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस. यस, मैंने बताया आपको. विच स्टेप creates the base for recording or the bookkeeping. bookkeeping मतलब सारी रसीदें, सारी चीजें आपके पास जमा है, इकट्ठा है, चलो इसको लिखते हैं, is starting the process of accounting. तो bookkeeping creates it. So the answer is C. It replaces the needs for accounting. No. तो क्या है bookkeeping के बारे में सही? It is the foundation of the accounting process. Next. Question number 20. Very interesting, very new concept, social responsibility accounting reports. मैं आपको बताऊं, शायद आप लोगों को 11-12 में ये कोई नहीं बताएगा. अकाउंटिंग कई तरीके की होती है. ह्यूमन रिसोर्स की भी अकाउंटिंग होती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी अकाउंटिंग होती है, फॉरेंसिक अकाउंटिंग भी होती है. ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं अकाउंटिंग के. तो क्या है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग डिस्क्लोज बिजनेस इंपैक्ट ऑन सोसाइटी, एनवायरनमेंट एंड कम्युनिटी. नाउ हमेशा मैं एक चीज बताता हूं, वो ये बताता हूं कि सोशल, यू विल रिलेट द वर्ड विद द कॉन्सेप्ट. द वर्ड सोशल इज गिवन. सोशल रिलेट्स टू सोसाइटी. मतलब टाटा एक कंपनी है, उसके अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, उसके अपने कैंसर इंस्टीट्यूट है, उसके अपने हॉस्पिटल्स है. तो ये बता रहा है कि कौन सी कंपनी या कंपनी के प्रॉफिट का, पैसों का कितना हिस्सा सोसाइटी के डेवलपमेंट में जा रहा है. तो उसकी अकाउंटिंग क्या कहलाती है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. सो द आंसर इज सी. फॉर द सेक ऑफ सोशल एंड एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज. क्या कि उसका पैसा सोशली कितना लगाया जा रहा है और उसकी कंपनी से एनवायरनमेंट पे कितना असर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, उसकी अकाउंटिंग को हम कहते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. उसकी रिपोर्ट अलग बनती है. नेक्स्ट, अकाउंटिंग हेल्प्स इन कंपैरिजन ऑफ. अकाउंटिंग किसकी कंपैरिजन के लिए हेल्प करता है? तो करेक्ट आंसर इज बी, इन विच वी हैव द आंसर ए इज ओनली टैक्स फिगर्स. नो. करंट परफॉर्मेंस विद द पास्ट पीरियड्स और अदर फर्म्स. एक ऑप्शन जहन में हो सकता है ये भी. ओनली कैपिटल विद लायबिलिटीज. नो. ओनली एसेट्स विद डेटर. नो. अब देखो आप, यही क्यों सही है? बिकॉज यहां पर बात हो रही है एक वर्ड की, अकाउंटिंग की. अकाउंटिंग का मतलब क्या हो गया बेटा? जर्नल. अकाउंटिंग का मतलब हो गया जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट. यहां पर आकर कहानी खत्म हुई मोटे तौर पर. अब अकाउंटिंग क्या कर रहा है? करंट परफॉर्मेंस दे रहा है. इस साल का प्रॉफिट क्या है, पास्ट पीरियड का प्रॉफिट क्या है, आप कंपैरिजन कर रहे हो, चेक कर रहे हो अपने से पिछले साल को, 2026 से 25 को, 25 से 24 को, 26 से 24 को, 24 से 23 को, 26 से 23 को, 25 से 23 को. तो इट क्रिएट्स करंट परफॉर्मेंस विद पास्ट पीरियड्स और विद अदर फर्म्स. हम दूसरी फर्म्स को लेकर भी हम इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं. कौन करता है? चलिए, कंपनीज भी करती हैं, शेयर होल्डर्स भी करते हैं. मेरे पास दो ऑप्शन है, क्या मैं रिलायंस में पैसा लगाऊं या टाटा में लगाऊं. अब मैं रिलायंस की भी 10 साल की बुक्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ लूं और टाटा की भी पढ़ लूं, तो क्या अकाउंटिंग हेल्प नहीं कर रही है मुझे करंट परफॉर्मेंस पढ़ने में और पास्ट पीरियड्स पढ़ने में? यस, कर रही है. सो द आंसर इज बी, अकाउंटिंग ये करता है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
विच ऑफ द फॉलोइंग यूजर्स इज इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजर्स इज एन इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग, कौन से ऐसे हैं जो इंटरनल यूजर्स हैं? Which of the following users is an internal user of accounting information? बहुत आसान है. बैंक गारंटिंग लोन, नो. सप्लायर प्रोवाइडिंग, नो. मैनेजर टेकिंग प्रोडक्शन डिसीजन, शेयर होल्डर्स इन्वेस्टिंग, नो. द आंसर इज यस. बात किसकी हो रही है? बात हो रही है इंटरनल यूजर्स की. किसकी बात हो रही है? इंटरनल यूजर्स की बात हो रही है. तो इंटरनल यूजर्स में क्या है? मैनेजर. मैनेजर इज एन इंटरनल पार्ट ऑफ अ कंपनी. कंपनी का इंटरनल पार्ट कौन है? मैनेजर है. सो द आंसर इज C. The process of classifying transactions into appropriate accounts. The process of classifying, the word classifying. देखिए बच्चों, MCQs जब भी करें, लाइन होगी बड़ी, क्वेश्चन होगा बड़ा. सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको कीवर्ड को छांटना है. कीवर्ड निकाल लिया, रिलेट कर जाओगे. क्लासिफाइंग, छांटना, बांटना. एप्रोप्रिएट अकाउंट दूसरा कीवर्ड हो गया. दो कीवर्ड आ गए. क्लासिफाइंग. सो द आंसर, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग, छांटना ट्रांजैक्शन को इनटू एप्रोप्रिएट अकाउंट. सेल्स का सेल्स में जाना चाहिए, परचेज का परचेज में जाना चाहिए, लेजर में प्रॉपर लेजर बनना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट में फैक्ट्री के खर्चे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑफिस के और एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे, बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज के खर्चे. तो कहने का मेरा यह मतलब है कि क्लासिफाई करना और एप्रोप्रिएट अकाउंट में डालना इज अ पार्ट ऑफ, क्या है? इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस. ओनली बुक कीपिंग, नो. बुक कीपिंग में तो खाली बंडल बना के रख लेते हैं. ओनली ऑडिटिंग, नो. ऑडिटिंग तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनने के बाद होती है. ओनली टैक्स अकाउंट, नो. अकाउंटिंग प्रोसेस. अब आप देखो कि अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं हम, एक कॉन्सेप्ट से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं. ठीक है. सो द आंसर इज क्लासिफाइंग ट्रांजैक्शंस इनटू एप्रोप्रिएट अकाउंट. फॉर एग्जांपल सेल्स, परचेज, रेंट इज वन ऑफ द की स्टेप्स ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस. छांटना और लिखना, तो क्या अकाउंटिंग प्रोसेस हो गया. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following best defines financial accounting? Which of the following best defines financial accounting? Accounting for internal managers only? नहीं. Recording and reporting financial information for external users? छोड़ देते हैं. Only preparing tax return? No. Only maintaining cash report? No. The answer is B. Why? Which of the following? मैं नहीं कह रहा हूं कि ये पूरी है. This is not complete definition. No. Which of the following best define financial accounting? इन चारों में से फाइनेंशियल अकाउंटिंग को कौन अच्छी तरीके से डिफाइन कर रहा है? बात ये हो रही है. क्या ये खाली इंटरनल मैनेजर्स के लिए? नहीं. रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर एक्सटर्नल यूजर्स? यस. क्या ये खाली ओनली, द वर्ड ओनली? नो. टैक्स नहीं. ओनली मेंटेनिंग कैश रिकॉर्ड? नो. तो द आंसर इज बी. अब आप ये कहोगे सर ये कंप्लीट नहीं है, बट इनमें से क्या चीज रिप्रेजेंट कर रही है, बात उसकी हो रही है. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, द AAA डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग एम्फसाइजेस. सवाल आप लोगों के ऊपर हो गया. AAA. अब AAA क्या है? AAA क्या है? क्या हमने AICPA पढ़ा था? चलो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं. अब यही वाली बात है कि जो इन क्वेश्चंस को सही से पढ़ लेगा वो एक सवाल में दो सवाल ढूंढ सकता है. वो एक सवाल में ये रहा AAA, AICPA, ICA, RBI. तो ये क्या है? दीज आर दी अथॉरिटीज, दीज आर दी इंस्टीट्यूट्स. अब ये सवाल मैंने आप लोगों पे छोड़ा कि आप लोग खुद समझिए. AICP क्या? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग. तो इसका मतलब क्या है? AAA भी कोई ना कोई सी ऑर्गेनाइजेशन होगी. अब ये सवाल आप लोग अपना खुद से गूगल करके देख लीजिएगा तो आपको बेहतर तरीके से याद हो जाएगा. मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन से इसका रिलेशन दिखा दिया. नाउ आगे देखते हैं, उसी सवाल को देखते हैं. कहां पर थे हम? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया हमारा. ये आ गया क्वेश्चन नंबर 25. The AAA definition of accounting emphasizes on, the answer is C, identifying, measuring, communicating economic information for decision making. ये AAA जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने दिया था. आप लोगों के घर के लिए क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AAA? और जो मैंने पहला क्वेश्चन दिखाया है उसमें चारों ऑर्गेनाइजेशंस हैं. RBI की फुल फॉर्म क्या है और तीसरी और थी मुझे याद नहीं है.
तो आप इसको चारों को लिखना है आपको कॉपी पर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज परफॉर्म्ड बाय एन एक्सटर्नल ऑडिटर। एक्सटर्नल ऑडिटर होता है तो इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो वो परफॉर्म करता है? डे टू डे रिकॉर्डिंग, नो। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, नो। इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरनल कॉस्ट स्टेटमेंट, नो। अब देखो वर्ड क्या लग रहा है, एक्सटर्नल ऑडिटर। एक ऑडिटर कंपनी के बाहर का होता है, एक ऑडिटर कंपनी के अंदर का होता है। तो बाहर का वाला क्या चेक करेगा कि तुमने जो अंदर काम किया है कंपनी के अंदर, क्या वो सही है या नहीं, कि ऐसा नहीं तुमने गलत चीज बना दी हो, गलत फजिंग कर दी हो, मतलब फजिंग कर दी हो, टेम्परिंग कर दी हो, या अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन गलत दे दी हो। तो क्या क्या होता है? द आंसर इज सी, इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट, किसी का इंटरनल वाले का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बाहर वाला आएगा, चेक करेगा, देखेगा, अप्रूव करेगा। So the next one is 27. Which limitation of accounting makes it difficult to compare profits over period of rising prices? कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा लिमिटेशन है अकाउंटिंग का, मेक्स इट डिफिकल्ट टू कंपेयर प्रॉफिट्स ओवर पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइसेस? टेक्निकल क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन शायद आए, शायद, बहुत मुश्किल है, बट ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के आगे के लिए। ठीक है, इसको मैं समझाता हूं आप लोगों को कैसे। Which limitation of accounting makes it difficult to compare profits over period of rising prices? Rising prices क्या है? इन्फ्लेशन। क्या है? इन्फ्लेशन। कंपेयर प्रॉफिट्स, 1 लाख प्रॉफिट हुआ, दूसरे साल भी 1 लाख प्रॉफिट हुआ, तो क्या ये दोनों चीजें सेम है? क्या ये दोनों 1 लाख रुपए की वैल्यू सेम है? नहीं। पिछले साल जो सामान 1 लाख रुपए का आता था, अब वो 1,01,000 रुपए का आ रहा है, तो इन्फ्लेशन की वजह से पैसे की वैल्यू कम हो गई। सो द आंसर इज सी। क्यों? क्योंकि ये लिमिटेशन है अकाउंट की। क्या लिमिटेशन है? कि हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस इग्नोर्स इन्फ्लेशन। मैंने इससे पहले पढ़ाया था लिमिटेशन क्या है, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट है, बट लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? कि हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पर हमें काम करना है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट का जो बेसिस होता है वो इन्फ्लेशन को इग्नोर करके चलता है, बट इन रियल लाइफ इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन, इन्फ्लेशन का कंप्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द आंसर इज सी। अब विंडो ड्रेसिंग क्या है, नॉन मॉनेटरी आइटम्स क्या है, सब्जेक्टिविटी इन एस्टिमेट्स, इसको आप छोड़ दीजिए। 2 चीजें पढ़ने की है। विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग एक वर्ड है जो कि बहुत कम लोग जानते हैं अकाउंट्स के, बहुत कम लोग जानते हैं विंडो ड्रेसिंग क्या है। आ सकता है, पूछा जा सकता है। विंडो ड्रेसिंग इज अ सेकेंड नेम ऑफ क्रिएटिव अकाउंटिंग। ये नई चीज बता रहा हूं बेटा, शायद ही कोई बताएगा। क्रिएटिव अकाउंटिंग। अब तुम क्रिएटिव क्या कहोगे? सजा के बना देना? नहीं, एक हेडिंग ब्लैक, एक हेडिंग ब्लू, एक नो। क्रिएटिव अकाउंटिंग कहते हैं बेटा टेम्परिंग। टेम्परिंग कहते हैं बेटा झूठ। मतलब 1 लाख प्रॉफिट हो रहा है तो 1,05,000 दिखा दिया या 95,000 दिखा दिया। मतलब कि अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में चेंजेस कर देना मौके के हिसाब से इज कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग। तो सेकंड नेम ऑफ विंडो ड्रेसिंग इज क्रिएटिव अकाउंटिंग। याद रखने की चीज है, ठीक है। आगे चलते हैं। विंडो ड्रेसिंग इन अकाउंट मींस क्रिएटिव अकाउंटिंग। देखिए आ गया क्वेश्चन। विंडो ड्रेसिंग का क्या मतलब है? विंडो ड्रेसिंग का मतलब है, आंसर बी है इसका, मैनिपुलेटिंग फिगर्स टू प्रेजेंट मिसलीडिंग पिक्चर। सही पिक्चर नहीं दिखाने को हम क्या कहते हैं अकाउंट्स में? विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। तो मैं अब 2 आंसर मिले आपको इस क्वेश्चन में, 2 आंसर मिले कि व्हाट डज इट मीन विंडो ड्रेसिंग? क्रिएटिव अकाउंटिंग, टिक कर देना। व्हाट इज क्रिएटिव अकाउंटिंग? मैनिपुलेटिंग, मतलब मैनिपुलेट करना, टेम्परिंग करना, फिगर्स टू प्रेजेंट मिसलीडिंग पिक्चर, गलत पिक्चर को प्रेजेंट करना। ये अनएथिकल है। बहुत सारे लोग अनएथिकल काम करते हैं,
बिजनेस में। तो ये भी एक अनएथिकल काम है जो करते हैं, और ये बेसिकली अनएथिकल भी है और ये इलीगल भी है। आगे चलते हैं। टैक्स अकाउंटिंग इज कंसर्न विद कंप्यूटिंग टैक्सेबल इनकम एंड फाइलिंग टैक्स। टैक्स का मतलब सीधे डायरेक्ट टैक्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग correctly states what financial statement accounting produces? Correct answer is C. Which of the following correctly states what financial statements accounting produces? Which of the following correctly states what financial statements accounting produces? The answer is C. Trading account, profit and loss account and balance शीट। सॉरी, शीट लिखना मिस हो गया। अब मैं बताता हूं आपको, इस सवाल को मैंने 2 से 3 बार रिपीट करा क्योंकि इसकी लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा अच्छी है और आप कह सकते हो थोड़ा सा स्टैंडर्ड ज्यादा है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली स्टेट्स व्हाट फाइनेंशियल स्टेटमेंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस। ये आपको दिस गिव्स द exact picture of accounts, मतलब नेट प्रॉफिट और नेट लॉस एंड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। दिमाग में बैठा लो, सवाल आएगा इसमें से कि ट्रेडिंग अकाउंट में से क्या होता है और प्रॉफिट एंड लॉस में से क्या होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखिए, मैंने आपको इससे पहले बताया था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग आ गई। नाउ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग बहुत ट्रेंडिंग था पहले, अब ये अब चल रहा है बेसिकली। तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग अटेम्प्ट्स टू रिकॉर्ड्स ओनली सैलरीज पेड, नो, ये तो अकाउंट्स का पार्ट है। असाइन मॉनेटरी वैल्यू टू ह्यूमन एसेट्स, एम्प्लॉइज, प्रिपेयर एचआर, नो। Count numbers of employees, no. So the answer is B. Why? What is human resource accounting? Assign monetary value to human assets, employees. Assigns monetary value to human assets of the organization. मतलब अब मैं समझाता हूं आपको क्या। एम्प्लॉय होता है, आपको क्या लगता है एम्प्लॉय की कॉस्ट सिर्फ सैलरी होती है? नहीं, थोड़ा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, समझना पड़ेगा। एम्प्लॉय की सैलरी, एम्प्लॉय का खर्चा कंपनी का सिर्फ सैलरी नहीं होती, जिस प्लेस पर वो बैठा हुआ है वो कितनी जगह एक्वायर कर रहा है, कितनी बिजली फूक रहा है, कितना इंटरनेट का खर्चा उसके ऊपर हो रहा है, ठीक है, कितने दिन में चाय पी रहा है, कितनी स्टेशनरी इस्तेमाल कर रहा है, ये सारे खर्चे किसके होते हैं? एक एम्प्लॉय के ऊपर होते हैं। मतलब एक कमरे में 2 एम्प्लॉय है, सैलरी को हटा देते हैं, एक कमरे में 2 एम्प्लॉय है, उस कमरे का किराया 10,000 रुपए, तो 5,000 रुपए एक एम्प्लॉय पड़ रहा है, 5,000 रुपए एक एम्प्लॉय पड़ रहा है, ऐसे हो गया। इंटरनेट का खर्चा 1,000 रुपए आ रहा है, 2 एम्प्लॉय है, 501 पर आ गया, 501 पर आ गया, तो इसको कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। सो द आंसर इज असाइन मॉनेटरी वैल्यू टू ह्यूमन एसेट्स व्हिच इज एम्प्लॉयज। नेक्स्ट, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हेल्प्स कस्टमर बाय, इंपॉर्टेंट वन, इंपॉर्टेंट वन, इंपॉर्टेंट वन, इंटरेस्टिंग वन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कस्टमर को क्यों हेल्प करती है? हमें क्या मतलब, हम फोन खरीदने जा रहे हैं सैमसंग का, हम फोन खरीदने जा रहे हैं एप्पल का, हम एसी खरीदने जा रहे हैं डाइकिन का, हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जरूरत क्यों है भाई? बताओ। सपोज करो इसलिए है कि हमने लिया एसी 50,000 का, कितने का लिया? 50K का, तो ये हमें गारंटी और वारंटी देगा। सपोज करो दे रहा है 10 साल की। अब हमें यही नहीं पता है कंपनी लॉस में है, हमने सामान ले लिया, कल वो कंपनी बंद हो गई, हु विल प्रोवाइड, हु विल गिव दी आफ्टर सेल सर्विस? तो फॉर द सेक ऑफ द आफ्टर सेल सर्विस, फॉर द सेक ऑफ द गारंटी वारंटी, customer must or should know the financial position of the company, so assuring them of business stability and continuity of the supply, मतलब कोई प्रोडक्ट खराब हो गया तो मिलेगा नहीं मिलेगा, तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कस्टमर बाय assuring, तो telling them the selling price, no, calculating their own taxes, no, company, no, assuring them of business stability, मतलब रुकी रहे कंपनी, कंपनी कब रुकी रहेगी? जब कंपनी को प्रॉफिट होगा, and continuity of supply। Next question 33. The step communicating in accounting means. The step communicating in accounting means. Accounting की जो definition है, classifying, organizing, summarizing, interpreting and communicating.
तो कम्युनिकेटिंग का मतलब क्या है? कम्युनिकेटिंग इज द फाइनल स्टेप which presents financial information to users through reports and statements. So the answer is C. Communicating का मतलब क्या है? कम्युनिकेट करना रिजल्ट्स को। मतलब कंपनी जब बनती है और कंपनी जब हर साल चलती है तो बिगिनिंग से लेकर लास्ट तक उसमें जो जो चीजें होती हैं वो सब डिस्क्लोज होती हैं, कम्युनिकेट होती हैं उसके इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स को। तो उसके लिए कम्युनिकेटिंग एक टर्मिनोलॉजी दी गई है डेफिनेशन के अंदर। सो कम्युनिकेटिंग का मतलब क्या है? प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू यूजर्स थ्रू रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट्स। Which of the following subjects has accounting as its foundation? As its foundation. Which of the following subjects has accounting at its foundation? कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो अकाउंटिंग को फाउंडेशन की तरह? अकाउंटिंग इज द फाउंडेशन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। इकोनॉमिक्स ओनली? नो। फिजिक्स? नो। बायोलॉजी? नो। तो अकाउंटिंग क्या करता है? कॉमर्स और बिजनेस स्टडीज को ब्रॉडली पढ़ाता है, सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? कौन सा लिमिटेशन है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एवरीथिंग इंक्लूड्स नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव? नो। अकाउंटिंग गिव्स परफेक्ट करंट वैल्यूज ऑफ एसेट्स? यस। अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स पर्सनल जजमेंट इन एरियाज लाइक डेप्रिसिएशन? नो। ये आंसर होगा इसका। अकाउंटिंग इज कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव विद नो एस्टिमेट्स? यस। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रू कौन सी लिमिटेशन है? सो द आंसर इज सी। अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स पर्सनल जजमेंट्स in areas like depreciation and provision. So which of the following is true about limitation of accounting? Now I will give you a justification. Accounting involves personal judgment. Personal judgment क्या है? Depreciation को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, एक है रिटन डाउन वैल्यू और दूसरा है स्ट्रेट लाइन मेथड। आपके ऊपर है जिससे चाहे उससे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें। क्रिएशन ऑफ प्रोविजन, मैंने किसी को 50,000 का सामान बेचा, मेरा दिल, मुझे समझ में आ रहा है ये 5,000 का मुझे नहीं देगा, 5,000 का मैंने प्रोविजन बना लिया। हो सकता है उसी आदमी का प्रोविजन की दूसरी कंपनी ने 10,000 का बनाया हो, तो ये पर्सनल जजमेंट हो गया। तो ये सही है इस लिमिटेशन के बारे में कि आप अपना पर्सनल डिसीजन ले सकते हैं। तो अभी हमारी क्लास आई थिंक अराउंड 42 मिनट्स ही हो गई है। तो मुझे समझ में आता है कि यहां तक आज का स्टार्टिंग करती है इसका, ठीक है। अब डेली या इन आफ्टर एवरी 2 डेज हम इसको करते रहेंगे। तो अराउंड 500 एमसीक्यूज है हमारे पास, तो हर दिन एक या दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो टिल दी एंट्रेंस हमारा पूरा हो जाएगा। आज आप इस लोगों को इनको देखिए, और कोई इशू हो कुछ भी हो तो कॉन्टैक्ट ZA एकेडमी, आपको थंबनेल में सारी चीजें मिल जाएंगी। हमारा अपना इंस्टाग्राम पेज है, हमारा मोबाइल नंबर है, और आप उस पर डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आज मैं आपको MCQs की क्लास को एंड करता हूँ। फर्स्ट क्लास थी हमारी जो आज आई है, और कमिंग डेज में सारे टॉपिक्स से ऐसे ही हर टॉपिक में 30, 35, 40 MCQs है, तो 400 से 500 MCQs आपको मिलेंगे, और वो मैक्सिमम आपकी चीजें कवर कर देंगे। इसके अलावा भी अगर कुछ होगा तो वी विल शेयर। ZA एकेडमी विल असिस्ट यू till your entrance examination of BBA and BCom, and I will be your commerce mentor, और मैं आप लोगों की अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज का पार्ट कवर करूंगा। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। थैंक यू।